हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसकी 18वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 18 तक की वीडियो देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? हूण शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका यशोधर्मन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था? चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका सुंग युन। चीनी यात्री सुंग युन ने 1518 ईस्वी में भारत आए और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। शतरंज का खेल कहाँ से उद्भूत हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका भारत में। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से या ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुँचा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर हुआ आपका कपिल। शाक्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समाज सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा आपका पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ या तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भव आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर होगा आपका शंकराचार्य। यह आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री 2014 में पूछा गया है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया था। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान है। पुराणों के अनुसार
चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय क्षत्रिय वर्ण के 3 वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय सम्राट ने प्रतिष्ठानपुर, जो कि वर्तमान झूसी इलाहाबाद में, राजधानी की स्थापना की थी। प्रतिष्ठानपुर का इस समय नाम क्या है? झूसी नाम है, जो कि इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कल्हड़। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में मिलती हैं। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा आपका बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा आपका कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों से महान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेन-सांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेन-सांग स्वयं 6वें समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा आपका सम्राट हर्ष। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेन-सांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों में भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे सी-यू की कहा जाता है। किसने लिखा था? ह्वेन-सांग ने लिखा था। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेन-सांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। वाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चूड़ामणि भूमि तथा व्यापारियों की लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इसी काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। अगला प्रश्न है आपका ये 15 नंबर प्रश्न है। ये आपका कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। इसका आंसर आप सभी को हमारी कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन थे आपके तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए और हाथी दांत के काम के लिए। तो
तो इसका आंसर है आपका लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।